नमस्कार। हम कर रहे थे नागार्जुन जी की कविता बादल को घिरते देखा है, उसकी व्याख्या चल रही थी। एक पार्ट मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। आगे हम देखते हैं हमने अभी तक क्या देखा कि शैवालों की हरी दरी पर जो चकवा चकई है वो आपस में उनमें प्रणय कलह छिड़ रही है और उसे कवि नागार्जुन जो है उन्होंने देखा। तो वो दृश्य बता रहे हैं कि कितने सुंदर सुंदर दृश्य उन्होंने हिमालय में देखे हैं, और साथ में सबसे टॉप पे जो दृश्य है वो तो है बादल को घिरते देखा है। तो आगे देखते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलखनाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं नागार्जुन जी कि दुर्गम बर्फानी घाटी है, कि बर्फानी घाटी है, बर्फानी यानी जो बर्फ से घिरी रहे, वर्ष के 12 महीने बर्फ से घिरी रहे, ऐसी दुर्गम घाटी है। दुर्गम का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ पे जाना आसान ना हो। तो दुर्गम घाटी है, और कहाँ पे स्थित है वो? समुद्र तल से शत सहस्त्र फुट की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि समुद्र तल से सैकड़ों हजारों, शत सैकड़ों और सहस्त्र हजारों, तो ऐसी इतनी ऊंचाई पर, शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पे यानी सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी है। वहां पे क्या दृश्य देख रहे हैं वो? अलखनाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को खुद पर अपने पर चिढ़ते देखा है। कि अब वहां पे कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग यानी कस्तूरी आपने देखा होगा जिससे खुशबू आती है, मस्क कहते हैं उसको। तो अब कस्तूरी मृग जो है, कस्तूरी मृग जो होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। अब नाभि से कस्तूरी की सुगंध जो है बहुत ही मादक होती है और बहुत ही सुगंधित होती है। वो सुगंध उठ रही है। हिरण को मालूम नहीं हो रहा कि ये सुगंध आ कहाँ से रही है, उसकी नाभि कैसी है, अलग है। अलग है यानी वो उसे देख नहीं पाता है, उसे समझ नहीं आता इस सुगंध का स्रोत क्या है। वो भाग रहा है इधर उधर। तरल तरुण कस्तूरी मृग है, यानी कि वो जिस तरह से भाग रहा है ऐसा लग रहा है पानी बह रहा है। बहुत ही सहज भाव से, बहुत तेज गति से वह भागता है, और भाग भाग के वो इधर उधर देख रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मादक सुगंध आ कहाँ से रही है, और अंततः वह स्वयं पर चिढ़ता है। उससे अपने पे ही कुड़न हो रही है, चिढ़न हो रही है कि मुझे पता क्यों नहीं लग रहा कि इस सुगंध का स्रोत क्या है। तो मैंने ऐसा दृश्य देखा है, बादल को घिरते देखा है। एक एक शब्द और मैं आपका इसमें स्पष्ट कर देती हूँ। दुर्गम बर्फानी घाटी, दुर्गम यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पहुंचना मुश्किल हो, बर्फानी यानी कि जहाँ 12 महीने बर्फ रहे, ऐसी घाटी में जो कि शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर है, यानी कि समुद्र तल से सैकड़ों, शत सैकड़ों, सहस्त्र हजारों, सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर है। अलख नाभि, ऐसी नाभि, नाभि जिसे वो देख ना पाए, अलख यानी जिसे आप देख ना सकें, ऐसी नाभि से, अलख नाभि से उठने वाली। अब हिरण है, अपनी नाभि नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्माद, या अलख का मतलब ये भी समझ सकते हैं आप कि इसे पता नहीं लग रहा है, ठीक है। तो निज के, निज यानी अपने, उन्मादक परिमल, निज के ही उन्मादक परिमल, उन्मादक यानी नशीली सुगंध, उन्मादक परिमल नशीली सुगंध के पीछे भाग रहा है। वो धावित होना यानी भागना, वो भाग रहा है इधर से उधर। तरल तरुण कस्तूरी मृग है, कैसा है कि बहुत तेजी से भागता है। वो तरुण है यानी युवा है, जवान है वो कस्तूरी मृग, चुस्त दुरुस्त है, स्वस्थ है वो, ठीक है। तो ऐसे मृग को इधर उधर भागते हुए अपने पर चिढ़ते हुए देखा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह सुगंध उठ रही है तो कहाँ से उठ रही है, इसका स्रोत क्या है, तो अपने पर चिढ़ रहा है। मैंने ऐसा दृश्य देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे देखें। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, यह मुझे बहुत सुंदर पंक्तियां लगती हैं ये वाली। कहाँ, यहाँ पे बहुत यथार्थपरक बात कही गई है, बहुत सीधी सीधी सी बात कही गई है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। कि धनपति कुबेर की बात की जाती है कि हिमालय पे कुबेर, धनपति यानी धन के स्वामी कुबेर रहते हैं, धन के देवता कुबेर रहते हैं, और उनकी अलका नगरी है जो बहुत ही सुंदर है। तो मैंने तो नहीं देखा, मैं हिमालय गया, मैंने नहीं देखा। वो पूछ रहे हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कि धन का स्वामी, पति यानी स्वामी, धन का स्वामी कुबेर जो है वह कहाँ गया।
और कहाँ उसकी अलका नगरी है वो भी मुझे दिखाई नहीं दी। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, और ना ही मैंने देखा कालिदास ने जिसकी चर्चा की है मेघदूत में कि आकाश गंगा है, आकाश में बहने वाला गंगा जल है। व्योम प्रवाही, व्योम यानी आकाश, प्रवाही यानी बहने वाला, कि आकाश में बहने वाला जो गंगा जल है वो भी मैंने नहीं देखा कहीं। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पे। मेघदूत लिखा है कालिदास ने, उसमें यक्ष की बात की गई है जो अपनी प्रियतमा के लिए मेघ को दूत बनाकर संदेश भेजता है। तो वो कह रहे हैं कि जो मेघदूत है उसका भी मुझे कहीं पता नहीं लगा कि ऐसा मेघ, मेघ यानी बादल, ऐसा बादल जिसको दूत बनाकर यक्ष ने भेजा था। तो ऐसा भी मेरे को कोई मेघदूत नहीं नजर आया। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पे। मैंने तो बहुत ढूंढा, मुझे तो कहीं मेघदूत नहीं मिला। कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। और क्या मालूम, वो तो बादल था, कहीं अगले ही पहाड़ी पे जाके बरस तो नहीं पड़ा, यहीं पे तो नहीं बरस पड़ा। वो यक्षिणी तक, उसकी प्रेमिका तक उसका संदेश लेके ही ना गया हो मेघदूत। जाने दो, वह कवि कल्पित था। अब वो असली बात पे आ रहे हैं कि जाने दो, ये सारी बातें तो कवि की कल्पनाएं थी। मैं जो असली बात देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ, जो मैंने देखा वही बता रहा हूँ। जाने दो, वह कवि कल्पित था, कि वो तो कवि की कल्पना थी, जाने दो उसे। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। कि मैंने क्या देखा है वहां पे, जो असली दृश्य है जो कोई भी देख सकता है, कि भीषण जाड़े हैं, बहुत सर्दी पड़ रही है। नभचुंबी कैलाश शीर्ष है, आकाश का चुंबन लेने वाला, नभ यानी आकाश का चुंबन लेने वाला, यानी इतना ऊंचा है कैलाश का कैलाश शिखर कि वो आकाश को छू रहा होता है। नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, शीर्ष यानी चोटी पर, महामेघ को झंझानिल से, महामेघ यानी बड़े बड़े बादल हैं, उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। और झंझानिल यानी तूफान, झंझावात भी बोल दिया जाता है, कि मैंने बादलों को तूफान से गरज गरज कर भिड़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। सबसे सुंदर दृश्य है बादल का घिर के पर्वत शिखरों पर आना। आगे चलते हैं इस कविता में। शत शत निर्झर निर्झरिणी कल मुखरित देवदारु कानन में। अब क्या दृश्य है कि सैकड़ों, शत शत, शत यानी सैकड़ों, सैकड़ों निर्झर निर्झरिणी, निर्झर निर्झरिणी, निर्झर हुआ झरना, निर्झरिणी हुई उसकी छोटी झरनी, यानी छोटे बड़े जो झरने हैं, ठीक है, झरनी नहीं लिख देना आपने, मैं आपको आसान करके बता रही हूँ ये बात, यानी छोटे बड़े झरने आप कह सकते हैं। शत शत सैकड़ों छोटे बड़े झरने हैं मुखरित देवदारु कानन में। और कल, कल का मतलब कल कल की वो आवाज कर रहे हैं, कल कल की आवाज के साथ मुखरित है, मुखरित यानी वो आवाज आ रही है, मुखर होना यानी बोलना, खुल के अपनी बात बोलना, तो उनकी आवाज है। कहाँ पे स्थित है? देवदारु कानन में। और ये छोटे बड़े जो झरने हैं देवदार का जंगल है, कानन का अर्थ है जंगल, ठीक है, देवदार के जंगल में है। अब ऐसे में क्या दृश्य है? शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, की कुटिया बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, और उनके ऊपर भोज पत्रों के जो लाल और उजले, उजले यानी साफ स्वच्छ भोजपत्र जो हैं वो बिछे हुए हैं। ऐसी कुटियाओं के भीतर का दृश्य अब बताने वाले हैं। कौन रह रहा है वहां पे? किन्नर किन्नरी रह रहे हैं, ठीक है। तो किन्नर और किन्नरी जो हैं यानी लड़के लड़कियां किन्नौर में रहने वाले जो हैं वो कैसे बैठे हैं, क्या है उनके घर के दृश्य? अंदर का रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजेंगे। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से, बहुत आसान से हिंदी है, रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से वो अपने कुंतल को सजाए हुए हैं। कुंतल यानी बालों को सजाए हुए हैं। इंद्रनील की माला डाले, और उन्होंने मालाएं पहन रखी हैं। कैसी मालाएं? इंद्रनील की सॉरी इंद्रनील यानी नील कमल की मालाएं हैं। आपने किन्नौर के लोगों को देख भी रखा होगा कि नील कमल ना भी आप समझें तो उनके नीले नग होते हैं जो माला में वो डालते हैं, देख लेना कभी आप। तो नीले वो चीज इंद्रनील आप समझ सकते हैं। तो वो माला उन्होंने पहनी है। कहाँ पहनी है माला? कहाँ पहनेंगे आप? गले में पहनेंगे। गले कैसे हैं उनके? देखिए, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कि उनके गले जो हैं शंख सरीखे। शंख कैसा होता है? चिकना होता है बिल्कुल, और सुघड़ होता है, सुंदर बना होता है। तो उनके गले
गले भी बिल्कुल शंख के की तरह के हैं। तो वैसे सुघड़, सुघड़ यानी सुंदर से बने हुए, अच्छे से बने हुए गले हैं। उसमें उन्होंने इंद्रनील की माला पहनी है, कानों में कुवलय लटकाए हैं। कुवलय भी नील कमल हैं या आप इस तरह का कोई गहना समझ सकते हैं, वो उन्होंने कानों में पहन रखा है। शतदल लाल कमल वेणी में, और वेणी यानी चोटी, चोटी में उन्होंने शतदल कहते हैं कमल को, लाल कमल चोटी में सजा रखे हैं। ठीक है, शतदल कमल लाल यानी आप समझते ही हैं, लाल कमल उन्होंने वेणी में लगाए हैं यानी चोटी में लगा रखे हैं। रजत रचित मणि खचित कलामय, और रजत रचित, रजत यानी चांदी, चांदी का बना हुआ है। मणि खचित है, मणि उस पे सजी हुई है। किस चीज पे, अभी अगली पंक्ति में क्लियर हो जाएगा। मणियां सजी हुई हैं, कलामय चीज है। कौन सी? पान पात्र द्राक्षा सब पूरित, पान पात्र है। पान, पान का मतलब है पीना। ठीक है, जैसे खान पान बोलते हैं ना हम, खान खाना, पान यानी पीना। तो पान पात्र यानी ऐसा पात्र जिससे आप पिए कोई चीज, तो आप ग्लास समझ सकते हैं आसान शब्दों में उसको। पान पात्र यानी ग्लास। तो ऐसे ग्लास हैं जो चांदी के बने हुए हैं, मणियां उस पर सजी हुई हैं, कलात्मक ग्लास हैं वो। और क्या भरा हुआ है उनमें? द्राक्षा सब पूरित। द्राक्षा सब क्या होता है? द्राक्षा हम कहेंगे दाख, हिंदी का शब्द आ जाता है। वैसे आप अंगूर, अंगूर से किशमिश बनती है, दाख बनती है। तो अंगूर का जो आसव है यानी अंगूर से बनी हुई जो शराब आप समझ सकते हैं, मदिरा समझ सकते हैं, वो उन ग्लासों में भरी हुई है। रखे, अब एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके देख लें, पॉज करके देख लें, लेकिन अच्छे से समझें। ठीक है, मैं एक एक शब्द का अर्थ आपको क्लियर कर रही हूँ। पान पात्र द्राक्षा सब पूरित, ऐसे ग्लास जो हैं, पान पात्र यानी ग्लास जो हैं वो उनके सामने रखे हैं जिसमें द्राक्षा सब है यानी कि अंगूर से बनी हुई शराब है या मदिरा है। चांदी के ग्लास हैं, मणियां उसमें सजी हुई हैं, लगी हुई हैं, कलात्मक ग्लास हैं वो रखे सामने अपने अपने, सब ने अपने अपने सामने वो ग्लास रख रखे हैं। कैसे रखे हैं? जमीन पे नहीं रखे हैं। लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लोहित चंदन, लोहित हुआ लाल, चंदन यानी आप समझते ही हैं। तो लाल चंदन की, चंदन की लकड़ी होती है, लाल चंदन की लकड़ी की त्रिपदी बनी है। त्रिपदी यानी तीन टांगें जिसकी हों। ठीक है, तो तीन टांगों का जो स्टूल टाइप आप समझ सकते हैं कि त्रिपदी है, टेबल है या स्टूल है, उस पे उन्होंने चांदी के ग्लासेस अपने रखे हैं जिसमें उन्होंने द्राक्षा सब यानी कि अंगूर वाली मदिरा भर रखी है। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, अब वो खुद बैठे हैं तो बिल्कुल जमीन पे तो नहीं बैठेंगे, मृग छाल पे बैठे हैं। मृग छाल यानी हिरण की छाल पे बैठे हैं। हिरण की छाल कैसी है? नरम निदाग बाल, बाल कस्तूरी, कस्तूरी हिरण की हमने बात की थी, हिमालय में है। बाल कस्तूरी यानी छोटे कस्तूरी हिरण की छाल उन्होंने निकाल रखी है जो बहुत ही नरम है, जो निदाग है यानी जिसपे कोई दाग धब्बा नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी है, उस पे उन ऐसी मृग छालों पे वो पलथी मार के बैठे हैं। पलथी मार के बैठना यानी चौकड़ी मार के बैठना, जैसे हम सहज आसन भी बोल दिया जाता है उसको, टेक्निकल जो उसके लिए शब्द है। सहज आसन में बैठे हैं यानी पलथी मार के बैठे हैं, चौकड़ी मार के, चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं। मदिरा ऋण आंखों वाले, अब क्या है? उन्होंने द्राक्षा सब भर रखा है अपने ग्लासेस में। ठीक है, द्राक्षा सब यानी कि अंगूर से बनी हुई मदिरा भर रखी है, तो उनकी आंखें कैसी हो रखी हैं? मदिरा ऋण, मदिर के प्रभाव से अरुण। ठीक है, मदिरा के प्रभाव से अरुण, कि उन्होंने मदिरा पी रखी है, शराब पी रखी है, और उनकी आंखें उसके प्रभाव से कैसी हो गई हैं? अरुण यानी लाल हो गई हैं। ठीक है, तो ऐसी मदिरा ऋण आंखों वाले की, मदिरा के प्रभाव से लाल आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। कि वो जो किन्नर किन्नरी हैं, उन्मद हैं, उन्मद यानी नशे में है, वो मदिरा के नशे में हैं, शराब के नशे में हैं, ऐसे किन्नर किन्नरियों की उंगलियों का मैंने, मृदुल मनोरम उंगलियां, उनकी बहुत नरम नाजुक सी उंगलियां हैं, लंबी लंबी उंगलियां हैं, उनको वंशी पर फिरते देखा कि वो वंशी बजा रहे हैं, मजे कर रहे हैं घर में अंदर कुटिया के। तो ऐसा दृश्य मैंने देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो ये आपकी कविता हुई, बादल को घिरते देखा है। 2 पार्ट्स में है, तो आप ऐसा नहीं सोचना कि ये वाला पार्ट जो है आधे से शुरू हुआ, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। इसका पहला वाला पार्ट आप सर्च कर लें इसी सारस्वत दीप्ति चैनल के वीडियोस में,
आपको मिल जाएगा। फिर इसे कंटिन्यूटी में देखें, नागार्जुन जी का परिचय और उसके बाद उनकी यह कविता जो 2 पार्ट्स में मैंने डाली है। ठीक है, मुझे आज्ञा दें, नमस्कार।